Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates of my channel. हेलो डियर्स, इन दिस सेशन आई विल बी डिस्कसिंग सॉल्युबिलिटी। तो इस सेशन में मैं सोल्यूशन के लिए सॉल्युबिलिटी डिस्कस करने वाला हूँ। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी एग्जैक्टली होती क्या है। सॉल्युबिलिटी होती है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन अ सोल्यूशन एट अ परफेक्ट टेम्परेचर। किसी भी परफेक्ट टेम्परेचर पे जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूट इन दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है किसी सॉल्वेंट में, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो अगर मैं वाटर में शुगर ऐड कर रहा हूँ, टेम्परेचर अगर मैं राइज करता हूँ तो अमाउंट ऑफ शुगर उसमें ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक परफेक्ट टाइम आता है जहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि अब और ज़्यादा शुगर आप वाटर में डिज़ोल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मीन्स ये है कि कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट का जो किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है। अब देखिए, अगर मुझे सॉल्युबिलिटी समझनी है तो जो इम्पोर्टेंट सॉल्युबिलिटीज़ हैं वो है सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। अब देखिए, सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट यानी जो क्लास 9th में था वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सॉलिड के पार्टिकल्स के बारे में आपको पता है कि वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में आपको पता है वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल्स के बारे में पता है आपको कि वो बहुत दूर होते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको बताता हूँ कि सॉल्युबिलिटी में जब भी मैं कोई एक सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता हूँ, तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जब सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया था तभी बताया था कि जो सॉल्यूट होता है वो डिसअपियर हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उनमें जाके छुप जाता है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने के लिए यूज़ करना है। ये परफेक्ट कॉन्सेप्ट है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो इन एक्चुअल अब ये जा करके यहाँ बीच में हाइड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास लिक्विड है और उसमें सॉलिड डिसॉल्व करना है, इट्स इजी टू डिसॉल्व इट। लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, इट्स अगेन इजी, बट in comparison to the solubility of solid in liquid it will be slight difficult. okay? लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए ये भी solubility काफ़ी ईजी है, बट डिजॉल्विंग गैस इन लिक्विड इज़ डिफ़िकल्ट। अच्छा, आपको पता होगा, आपने देखा है सॉलिड इन गैस। अब ये सॉलिड इन गैस का क्या कॉन्सेप्ट है? आपने धूल भरी हवा देखी है, वो धूल भरी हवा गैस में सॉलिड डिसॉल्व रहता है। ठीक है, अब ये जो गैस में सॉलिड डिसॉल्व रहता है, धूल भरी हवा है, गैस में सॉलिड डिसॉल्व रहता है, मैं कह रहा हूँ ये बहुत ईजिली हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर रहते हैं और जो मेरे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी पास पास रहते हैं, इसलिए वो उसमें ईजिली डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, अच्छा, अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिएगा कि कैसे डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। तो पहला फैक्टर जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है टेम्परेचर। अब देखिए, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, यानी कि वो कहीं ना कहीं लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और लिक्विड के भी पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, अब इस बात को समझिएगा कि लिक्विड में सॉलिड के कंपेरिजन में ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। ठीक है, क्योंकि सॉलिड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के पहुंचने के बाद उसके पार्टिकल्स का एक्सपेंशन स्टार्ट होगा। लिक्विड में स्टार्ट से ही एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा और इस वजह से इसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, मींस जो सॉल्युबिलिटी होगी वो ज़्यादा इजी हो जाएगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, लिक्विड इन लिक्विड की भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे फ्लूइडिटी इफेक्ट करती है क्योंकि फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है? क्योंकि जो रैंडमाइजेशन है पार्टिकल्स का वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इनको एनर्जी मिल जाती है, और जब इनको एनर्जी मिल जाती है तो इनकी दौड़ भाग करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट्स वाई सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड ऑन राइजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस। अब गैस इन लिक्विड की बात करते हो तो गैस के बारे में आपको पता है पहले से, गैस एक तो पहले ही एक जगह पे इकट्ठा नहीं रहना चाहती। अब चूंकि मैं गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं उसको इसके अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, एक परफेक्ट जगह पे पैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर से अगर मैंने इसको हीट दे दिया तो जाहिर सी बात है गैस की एनर्जी एक तो पहले ही ज़्यादा है, अब और बढ़ जाएगी, तो गैस उल्टा वापस यहाँ से सॉल्यूशन से निकलने लगेगा। मींस अगर मैं टेम्परेचर राइज करूँ तो गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। जो दूसरी चीज़ है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करती है वो है प्रेशर, ठीक है। अब अगर मैं प्रेशर के इफेक्ट की बात करूं तो सॉलिड इन लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं है जो आपको मैं समझा पाऊं, लिक्विड इन लिक्विड पे भी कोई इफेक्ट नहीं है जो मैं आपको समझा पाऊं, लेकिन गैस इन लिक्विड पे है। देखिए कैसे, आपको पता है कि अगर मैं गैस के पार्टिकल्स पे प्रेशराइज करूं यानी कि उसको कंप्रेस करूं तो वो पास आने लगते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि डिसॉल्व होने के लिए जिसको डिसॉल्व होना है यानी कि सल्यूट, उनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए। जाहिर सी बात है अगर मैंने यहाँ लिक्विड रखा है, इसके ऊपर गैस है और मैं इस गैस को प्रेशराइज करूँ कि नहीं तुम अंदर जाओ, तो जाहिर सी बात है ये गैस इसमें अंदर जाएगा और उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एकदम कॉन्सेप्चुलाइज करके रखिए इसको कि गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ जाती है, गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ जाती है। अब अगर गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं गैस का कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में बढ़ेगा। इस बात को माइंड में रखिएगा, अभी मैं जब आपको आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब जो थर्ड फैक्टर है उसको समझ लेते हैं। थर्ड फैक्टर है अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, जो मेरा सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उनके बीच जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन कैसा है। अब देखिए अगर A और B दो चीज़ें मैं एक दूसरे में डिसॉल्व कर रहा हूँ, A एंड B दो चीज़ें मैं एक दूसरे में डिसॉल्व कर रहा हूँ, और अगर A और B के पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल करते होंगे देन डेफिनेटली वो डिसॉल्व नहीं होंगे। बट अगर A और B एक दूसरे के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करें, ये A के पार्टिकल्स ये B के पार्टिकल्स अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो डेफिनेट सी बात है ये एक दूसरे में ज़्यादा ईजिली डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, चाहे सॉलिड के लिक्विड में हो, लिक्विड के लिक्विड में हो, या गैस के लिक्विड में हो, या फिर किसी भी टाइप के सब्सटेंस की किसी भी टाइप के सब्सटेंस में हो, ठीक है। मीन्स ये हुआ कि द इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन विल अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली, ठीक है, चाहे किसी की भी सॉल्युबिलिटी हो। ओके, तो ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। इसमें ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पे बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए, तो ये मेरा सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब नेक्स्ट मैं आगे आपको फर्दर पढ़ाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।